नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी पर्यावरण जीके की है, जिसमें आपको आज के नेशनल सिंबल्स यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में कौन सी राष्ट्रीय मिठाई है, कौन सा राष्ट्रीय फल है, या हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इससे रिलेटेड प्रश्न कितने ज़्यादा बनते हैं, है ना। तो पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, पहला हमारा पॉइंट आ जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज आपको पता है हमारा कौन सा है। तो राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों हमारा तिरंगा है। और तिरंगा की अगर हम बात करें तो भारतीय की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दोस्तों आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि इस बार यूपी टेट में पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में, तो इसी तरीके से आपसे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछ सकता है कि कब इसका प्रारूप अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, है ना। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किसने किया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था और ये खादी का बना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 का अनुपात होता है। और इसमें 4 रंग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 4 रंग होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या है ना, उनको 3 रंग कॉन्सेप्ट चलता है माइंड में, लेकिन 4 होते हैं। कौन कौन से हैं हम बताएंगे आपको। पहला रंग होता है केसरिया, दूसरा सफ़ेद, फिर हरा और नीला होता है। तो दोस्तों आपको पता है जो झंडा होता है उस पर तीनों रंग आपको साफ साफ दिख जाते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। लेकिन अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो सबसे ऊपर जो होता है केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। वह नीले रंग की अगर हम बात करें कहाँ पर होता है, तो नीले रंग का जो चक्र होता है, जो आपने देखा होगा जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं दोस्तों, वही आपका जो नीले रंग का होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो झंडे में 4 रंग हो जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें अगर तीलियों की बात करें तो दोस्तों तीलियां 24 होती हैं। कौन सी, ये जो दिखती है ना आपको ये तीलियां, ये 24 तीलियां होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें केसरिया रंग की दोस्तों, तो केसरिया रंग जो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है। और हरा रंग जो है खुशहाली, समृद्धि, भूमि की उर्वरता और पवित्रता का प्रतीक होता है। दोस्तों ध्वज का जो चक्र है उसको ही विधि का चक्र भी कहा जाता है। ध्वज का चक्र विधि का चक्र कहा जाता है। और इस चक्र का आशय क्या होता है, अगर आपसे मतलब पूछ लेता है तो इस चक्र का आशय क्या है, तो जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। जैसे कि ये गोल चक्कर है ना, यानी कि जैसे गोल चक्कर है ना, पहिया चलता चला जाता है, वैसे ही जो लाइफ है अपनी चलती चली जाती है, और जहाँ लाइफ रुक जाती है, चक्र रुक जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है ना। चलिए अगला हम पॉइंट करें, अगर आ जाता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, तो राज्य चिन्ह आ जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है राज्य चिन्ह है। तो राज्य चिन्ह दोस्तों हमारा कौन सा है, तो भारत का जो राज्य चिन्ह है सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ की आकृति है। आपने देखा होगा अशोक के सिंह स्तंभ की आकृति, वही हमारा राज्य चिन्ह होता है। और भारत सरकार ने राज्य चिन्ह को अपनाया कब था, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। दोस्तों आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलिए और अपने या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर लें, और इन चीज़ों को आप रट डालिए, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में बनते हैं। हमारी वीडियो में आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके हर एग्जाम में मिलेंगे, बन सकते हैं ना। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है चिन्ह के नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है, एक वाक्य लिखा होता है, उसको हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा है। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि जो सत्यमेव जयते है वो किस लिपि में लिखा हुआ है, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें अपने राज्य चिन्ह में जानवरों की, तो 4 जानवरों का इसमें वर्णन है। 4 जानवर कौन कौन से हैं, एक तो हाथी है, दूसरा चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, तीसरा एक सांड है, और फिर चौथा आ जाता है एक सिंह यानी एक शेर। तो इस तरीके से हमारे राज्य चिन्ह में 4 जानवरों का वर्णन होता है। चलिए अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, तो हमारा राष्ट्रीय गीत आ जाएगा, यानी नेशनल सॉन्ग आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आप देखिए, इस पर क्या बताया हमें नेशनल सॉन्ग के बारे में, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है हमारा वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। हमारा राष्ट्रीय गीत जनगण मन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में और राष्ट्रीय ध्वज गीत में फ़र्क होता है। आपको सारा कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था दोस्तों, है ना। 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और ये जो चटर्जी की जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उनकी कृति है आनंद मठ, उसमें ये वर्णित है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि हम वही चीज़ आपको पढ़ाते हैं, वही चीज़ आपकी नोट्स लेकर आते हैं जो एग्जाम में आएगा। पूरा फालतू का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों नेशनल एंथम, यानी हमारा राष्ट्रगान। तो हमारा राष्ट्रगान आपको पता है किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इसकी मूल भाषा जो है, मूल किस भाषा में लिखा गया था, तो बांग्ला में लिखा गया था, है ना।
चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह आपका प्रश्न कई बार आ चुका है। राष्ट्रीय प्रतीकों से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, सिर्फ आपको राष्ट्रीय प्रतीक याद हो जाते हैं, लेकिन उनको कब अपनाया गया या उनसे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए वीडियो को जरूर आप देख ले पूरा। अगला हमारा पॉइंट है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें ये पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान, है ना। इसकी गायन की अवधि कितनी होती है, टाइम कितना लगता है? 252 सेकेंड लगता है। और इसमें पद कितने होते हैं? तो 205 पद होते हैं। राष्ट्रगान में 5 पद होते हैं। हमारे राष्ट्रगान की एक इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ अवसर ऐसे आ जाते हैं जहां राष्ट्रगान संक्षिप्त, जो बिल्कुल संक्षिप्त यानी कम छोटे रूप में गाया जाता है, और उसकी अवधि कितनी होती है दोस्तों? 20 सेकंड की होती है। ये जो संक्षिप्त रूप होता है इसमें क्या होता है, पहली लाइन और अंतिम लाइन, अंतिम पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है ना। तो इसमें 20 सेकंड का समय लगता है संक्षिप्त रूप से, वैसे इसमें 52 सेकंड का समय लगता है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है राष्ट्रीय पंचांग। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पंचांग है, तो कौन सा है दोस्तों? शक संवत हमारा जो है राष्ट्रीय पंचांग है। और इसका पहला महीना कौन सा है दोस्तों? तो पहला महीना इसका चैत्र का हो जाता है। और इसको अपनाया कब गया था राष्ट्रीय पंचांग को दोस्तों? कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, चैत्र का जो पहला दिन होता है वो 22 मार्च को होता है, और अधिवर्ष में पहला दिन कब होता है दोस्तों? 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप याद रखिए 22 मार्च को पड़ता है, यानी 22 मार्च को ही ये इसको अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। और शक संवत है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट डाउन जरूर करते चलें। चलिए अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय पशु, यानी हमारा राष्ट्रीय एनिमल यानी नेशनल एनिमल हमारा कौन सा है दोस्तों? आपको पता होगा बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। लेकिन इससे अगर आपने देखिए, जब प्रश्न बनता है तो इजी तो कभी नहीं बनेगा, आपके राष्ट्रीय प्रतीक से ही प्रश्न बना देगा एग्जामिनर, और आपसे इस तरीके से बनाएगा आप घूम जाएंगे। कैसे बना सकता है? राष्ट्रीय आपसे पशु आप जानते हैं बाघ होता है, लेकिन अगर उससे वैज्ञानिक नाम पूछ लिए दोस्तों तो मोस्टली बच्चों का गलत हो जाता है। काफ़ी बच्चे जो अच्छे हैं, जिनकी तैयारी चल रही है, आप जैसे बच्चे अच्छे तैयारी करते हैं उनको ये पता होता है, फिर भी देख लेते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास। कौन सा है? पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी दोस्तों कुल 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो भारत में प्रजाति पाई जाती है वो रॉयल बंगाल टाइगर कही जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, 1972 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगर प्रश्न बन जाता है आपका बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था दोस्तों, तो 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा दोस्तों मयूर है, यानी मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो कहा जाता है मादा की अपेक्षा जो होता है नर मयूर, यानी नर जो मोर होता है वो अधिक सुंदर होता है ना। और इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया गया था दोस्तों? तो 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और मोर जो है अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित के साथ साथ ये उड़ीसा का राज्य पक्षी भी है। प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों कि मोर भारत का राष्ट्र पक्षी साथ साथ किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो उड़ीसा का है। इसका आपका राइट आंसर उड़ीसा के साथ जाना चाहिए। और जो मोर होता है फैसिएनिडी परिवार का पक्षी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है तो राष्ट्रीय पुष्प यानी नेशनल फ्लावर का है। तो आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है? कमल है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, ये इसका वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प ओडिशा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का राज्य पुष्प भी है। समझ रहे ना, कमल जो होता है, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प तो है ही है, लेकिन ये साथ में आपके जो 4 राज्य दे रखे हैं उड़ीसा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इनका राज्य पुष्प भी है, इनका नहीं राज्य का राज्य पुष्प भी है, ठीक है ना। कमल का अगर हम प्रतीक माने किसका प्रतीक होता है, तो दोस्तों ये सृष्टि के सृजन का प्रतीक होता है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, जब आपसे हो सकता है आपसे कमल के पर्यायवाची पूछ दे तो पद्म, अरविंद, नीरज और पंकज, इस तरीके से ये कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप स्किप मत करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा ना। चलिए, कमल को बंगला में क्या कहते हैं दोस्तों, बंगला में कहा जाता है पद्म कहा जाता है, और पंजाबी में कांवल कहा जाता है कमल को, और कन्नड़ में क्या कहते हैं कंपोस्ट, और तिमल में कहते हैं ताम्रम। ये दोस्तों आपके प्रतीक से, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा, प्रश्न अगर कमल से आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय पक्षी अगला हमारा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यानी नेशनल ट्री, तो हमारा बरगद जो होता है राष्ट्रीय वृक्ष होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो फाइकस बेंगालेंसिस इसका जो वैज्ञानिक नाम है, और ये मोरासी परिवार का वृक्ष होता है, इसको बनियान ट्री भी कहा जाता है।
चलिए अगला हमारा है राष्ट्रीय फल के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय फल हमारा आम होता है और आम को वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय फल के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। मैग्नीफेरा इंडिका इसको कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलचर हम बता दें, अगर भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है दोस्तों, नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन को दोस्तों ताजे पानी की डॉल्फिन भी कहते हैं। प्रश्न आपसे बन सकता है ना, ताजे पानी की डॉल्फिन किसको कहते हैं, तो गंगा को कहते हैं। और भारत में इसको क्या कहा जाता है, भारत में सुसु कहा जाता है इसको, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा पॉइंट इसमें क्या है, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका है प्लेटानिस्टा गंगेटिका। जो गंगा डॉल्फिन इसका प्लेटानिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और गंगा के साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है, सिर्फ गंगा में ही नहीं पाई जाती है, ये ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था। और आपको पता है गंगा डॉल्फिन एक स्तनधारी जंतु है जो शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है, इसीलिए इसको, ये गंगा में रहती है ना, गंगा पानी मीठा और शुद्ध है ना, इसीलिए शुद्ध और मीठे पानी में ही रह सकती है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट है दोस्तों, जान लीजिए आप, इसकी आंखें जो होती है लेंस रहित होती हैं, यानी ये बिल्कुल देख नहीं सकती है ना, एक तरीके से आप मान लीजिए अंधी होती है ये। चलिए अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर कौन सी है, तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसकी कुल लंबाई अगर हम बता दें आपको 25 किलोमीटर है ना, 2525 किलोमीटर है। और आपको बता दें उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है गंगा नदी। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर, उत्तराखंड में ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और ये भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और अलकनंदा में जब देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है दोस्तों, देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ जाता है ना। चलिए अगर आप नदियाँ पढ़ रहे हैं तो आपका वो भी जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा इसमें। भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में होकर बहती है। तो ये 4 राज्यों से होकर निकलती है हमारी गंगा नदी। और कलकत्ता जो है किसके किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों, तो हुगली नदी, जो कि गंगा की ही एक शाखा होती है। और गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहा जाता है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। गंगा की सहायक नदियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दाहिने तट पर अगर हम बात करते हैं तो यमुना और पुनपुन आ जाती हैं। और अगर बाएं तट की अगर हम बात करें सहायक नदियों की, तो रामगंगा, गोमती और घाघरा, राप्ती, गंडक और कोसी और महानंदा, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, है ना। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है दोस्तों, अगर हम बांध की बात करें गंगा नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों, तो गंगा नदी पर हमारा फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर ही स्थित है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद मेघना में ये बदल जाती है दोस्तों, है ना। तो मेघना इसका नाम कब पड़ता है, तो जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र में ये मिलकर जो इसका नाम है गंगा का मेघना पड़ जाता है। अगर हम अपने अगले पॉइंट की बात करें तो हुगली और मेघना नदियों के बीच का जो गंगा का डेल्टा है उसको सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा, है ना। अगला हमारा दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो हमारे राष्ट्रीय पर्व आ जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल आ जाते हैं, जो कि हमारे 3 हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो पहले हम जान लेते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। आपको पता है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को ये मनाया जाता है, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया था, है ना, इसी 15 अगस्त 1947 को। अगला हम बात करें गणतंत्र दिवस की दोस्तों, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। और देश का संविधान जो है इसी दिन लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950 को। और अगर हम दोस्तों इसके कार्यक्रम की बात करें, इसका कार्यक्रम कहाँ मनाया जाता है गणतंत्र दिवस का, तो दिल्ली के राजपथ पर ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और इस पर राष्ट्रपति जी जो है ना सम्मानित करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगर हम अपने अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, गांधी जयंती आ जाते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाई जाती है। और उनकी समाधि स्थल कहाँ पर दोस्तों, राजघाट में। राजघाट में लोग जाते हैं, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी के प्रिय भजनों की बात करें तो दोस्तों इनके 2 जो हैं भजन बहुत इंपॉर्टेंट थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए और रघुपति राघव राजा गान। ये जो इनके भजन हैं इनको बहुत पसंद थे महात्मा गांधी जी को, है ना। चलिए आपको भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में बताएंगे, जो सिर्फ 1 लाइनर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। भारत के अगर हम राष्ट्रपिता की बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है, तो तिरंगा है दोस्तों। राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो जन गण मन है। और राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो दोस्तों वंदे मातरम हो जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों है शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग है, हमने आपको बताया था 78 ईस्वी में ये शुरुआत हुई थी इसकी। अगर हम बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो राष्ट्रीय वाक्य आ जाता है। तो राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते, हमने आपको बताया था, ये मुंडक उपनिषद से
लिया गया है। भारत की राष्ट्रीयता दोस्तों कैसी है, तो भारतीय है। राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा हिंदी हो जाएगी। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय लिपि है तो देवनागरी लिपि के साथ आपका आंसर सही जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है दोस्तों, तो श्वेत पत्र भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है। राष्ट्रीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो दोस्तों बरगद हो जाएगा। आपको पता है बरगद को हम बनियान ट्री भी कहते हैं। और राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो रुपया है। आपको पता है रुपया का चिन्ह क्या होता है, ऐसे रा बना होता है और इस तरीके से कटा होता है ना, थोड़ा आप समझ आएंगे। राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है दोस्तों, राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। और राष्ट्रीय पक्षी की अगर हम बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मयूर यानी मोर है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। और राष्ट्रीय फूल दोस्तों कौन सा है, तो कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय फल आपका कौन सा है, तो आम हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज गीत की अगर हम बात करें तो दोस्तों कौन सा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत, देखिए राष्ट्रीय गीत अलग है वंदे मातरम, ये ध्वज गीत है तो ये झंडा ऊंचा रहे हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है। राष्ट्रीय विदेश नीति दोस्तों कौन सी है भारत की, तो गुट निरपेक्ष है भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों कौन सा है, तो भारत रत्न जो है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत का राष्ट्रीय योजना कौन सी है, तो पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें, आपको पता होगा हॉकी जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब यहाँ से आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो नहीं पता होंगी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है दोस्तों, तो जलेबी जो है भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। राष्ट्रीय मंत्र कौन सा है दोस्तों, ओम हमारा राष्ट्रीय मंत्र है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पशु अलग है और विरासत पशु अलग है दोस्तों, विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों कौन सा है, तो इंडिया गेट जो है हमारा राष्ट्रीय स्मारक है। राष्ट्रीय जलीय जीव आपको मैंने बताया था डॉल्फिन है। और भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में जस्ट अभी आपको मैंने बताया था 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आपसे हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।